23 जून को इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की जो नागपुर सिटी ब्रांच है उन्होंने और डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इनके संयम से ये आज का जो एनेस्थीसिया का सीएमई और वर्कशॉप रखा गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे रखा गया है कि ट्रॉमा में एनेस्थीसिया के क्या चैलेंजेस आते हैं। एनेस्थीसिया ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल ब्रांच है और एनेस्थीसिया के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है और वो पेशेंट की जान नहीं बच सकती है। तो ऐसा जो पेशेंट है जो कि नॉर्मल पेशेंट नहीं है, जो उसको ट्रॉमा हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, उसकी छाती की पसलियाँ टूटी हुई है, लंग्स में ब्लड जमा हुआ है, पेट में ब्लड जमा हुआ है, ऐसे जो क्रिटिकल पेशेंट्स है उसमें एनेस्थीसिया कैसा दिया जाए। वो पेशेंट को ब्लड प्रेशर नहीं रहता है और वो पेशेंट ब्लीड होते रहता है और ऐसे सब पेशेंट्स में उनकी जान बचाने के लिए कैसे टाइप का सेफ एनेस्थीसिया दिया जाए, इसके बारे में आज का ये जो सत्र यहाँ पर रचा गया है, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इससे काफ़ी यहाँ पर जो डेलीगेट्स आए हुए हैं नागपुर और सराउंडिंग रीजन से, इनको गाइड करने के लिए मुंबई और पुणे से फैकल्टीज़ आए हुए हैं, बहुत एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ है और हमारे नागपुर की भी कुछ फैकल्टीज़ है और ये सब फैकल्टीज़ के जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करने वाले हैं ये सब डेलीगेट्स के साथ में और इससे काफ़ी उनके नॉलेज में भर पड़ेगी और फाइनली इससे पेशेंट्स की जान बचेगी और ये सब पेशेंट्स की केयर हमने कैसी लेनी है, इसके लिए ये जो सत्र इन्होंने आयोजित किया है, इसके लिए मेरे तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई। इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट नागपुर सिटी ब्रांच और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर ने मिलकर आज का एक प्रोग्राम बनाया है जो ट्रोमा पे आधारित है। ट्रोमा में जो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट होता है उसका रोल काफ़ी बड़ा रहता है। जैसे पेशेंट को ट्रोमा होता है, एक्सीडेंट होता है, अब इंजरी होती है या कुछ ऐसा हो जाता है, तो तब से ऑन साइट से लेके जैसे पेशेंट हॉस्पिटल में आता है वहीं से एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का काम शुरू होता है। जो ब्लीडिंग होता है, पेशेंट को शॉक पे चला जाता है, पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होती है, तो पूरा पेशेंट को रिसस्टेट करते हैं पहले इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। फिर वो पेशेंट को कहीं एक्सरे कराना हो या सीटी कराना हो तो वहाँ उसकी देखभाल करना, ऐसे सेफली पेशेंट को पूरे अस्पताल में ट्रांसपोर्ट करना, वो भी एनेस्थीसियोलॉजिस्ट पूरी देखभाल करता है। और बाद में जब पेशेंट को ऑपरेशन कराना पड़ता है तो ऑपरेशन के वक्त भी एनेस्थीसियोलॉजिस्ट सब कुछ पूरी सब सिस्टम को संभालता है, ब्लड प्रेशर संभालता है, ब्रीदिंग संभालता है, ब्रेन का प्रॉब्लम संभालते हैं। तो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का रोल काफ़ी बड़ा है और एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को ये कैसे बेहतर करना चाहिए इसी के लिए आज का सीएमई आयोजित किया गया है। और ट्रॉमा में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं और ट्रॉमा पेशेंट्स अक्सर यंग होते हैं और उनको अगर ठीक से नहीं किया देखभाल नहीं होती है तो उनकी मौत तो हो सकती है मगर डिसेबिलिटी भी बहुत हो सकती है। तो इनका पूरी तरह से अच्छा इलाज करने के लिए एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, सर्जन्स और पूरा हॉस्पिटल को मिलकर काम करना पड़ता है। और ये सीवी में ये भी किया जाएगा कि हम सब साथ मिलके कैसे सबसे अच्छा आउटकम दे सके हमारे पेशेंट्स को। और जो भी एनेस्थीसिया के चैलेंजेस है बहुत गंभीर है, ब्लीडिंग होता है, एयरवे का प्रॉब्लम होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, अनकॉन्शियस पेशेंट्स रहते हैं, ब्लीडिंग बहुत होता है, पेशेंट को ब्लड चढ़ाना पड़ता है, पेशेंट को ब्लड प्रोडक्ट्स चढ़ाने पड़ते हैं। इस सब विषय पर आज डिटेल में डिस्कशन होगा और ऐसे सब सीएमई की वजह से हमारी नॉलेज बढ़ेगी और पेशेंट्स की जान बचेगी और सब पेशेंट्स की सेफ्टी भी बढ़ेगी। तो मैं नागपुर सिटी ब्रांच और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने ये सब किया है, उनको कंग्रेचुलेट करता हूँ। हम यहाँ पर आज इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट नागपुर सिटी ब्रांच और
गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर मिलकर एक संयुक्त कार्यक्रम का आयोजन किए हैं, जो कि हम सीएमई और वर्कशॉप बोलते हैं, और सब्जेक्ट है ट्रॉमा एंड एनेस्थीसिया चैलेंजेस। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल दुर्घटनाओं की संख्या में काफी बढ़ोतरी हो गई है, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो या वाहन दुर्घटना। तो उनमें जो मरीज घायल होते हैं, उनमें जो स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं, जिनका महत्वपूर्ण भूमिका रहता है, वो है एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, जो इमरजेंसी में इन मरीजों का इलाज करते हैं। तो इन एनेस्थेसियोलॉजिस्ट को अपडेटेड रहना पड़ता है अपने ज्ञान के बारे में कि क्या आधुनिक तकनीकें आई है, क्या आधुनिक नए उपचार आए हैं, नए इंस्ट्रूमेंट्स आए हैं, जिसके बारे में उनको ज्ञान होना जरूरी होता है, जिससे कि वो बेहतर सुविधा इन घायल मरीजों को, जो कि गंभीर हालात में आते हैं, उनको प्रदान कर सकते हैं। आज हमारे इस कार्यक्रम में 150 से ज्यादा एनेस्थेसियोलॉजिस्ट यहाँ पर अटेंड करने वाले हैं, और इनको जो ये ट्रेनिंग देने वाले हैं, उनको ये समझाने वाले हैं, नए तकनीक के बारे में बताने वाले हैं, उसके लिए कई दिग्गज और वरिष्ठ एनेस्थेसियोलॉजिस्ट मुंबई से, पुणे से और भी दूसरे जगह से यहाँ पर आए हैं। और हमारे साथ आज हमारे इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थेसियोलॉजिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जी डिवाटिया सर भी हैं, और भी कई अन्य वरिष्ठ लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। हम समय समय पर इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थेसियोलॉजिस्ट नागपुर सिटी ब्रांच की तरफ से ऐसे बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन करते रहते हैं, ना ही केवल अपने मेंबर्स के लिए, बल्कि हम जन साधारण के लिए भी हम जन जागृति कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। आज हमारे इस सीएमई और वर्कशॉप में भी हमने एक विशेष चर्चा का टॉपिक रखा है, वो है ऑर्गन डोनेशन यानी अंगदान। हम ये सब्जेक्ट रखे हैं ताकि हम अपने मेंबर्स को, अपने एनेस्थेसियोलॉजिस्ट फ्रेटर्निटी को ज्यादा सेंसिटाइज कर सके इस ऑर्गन डोनेशन सब्जेक्ट के बारे में, क्योंकि जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है उसमें एनेस्थेसियोलॉजिस्ट का भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो मैं हमारी सोसाइटी ऐसे और भी कार्यक्रम जन जागृति के लिए करती है, और न्यूज़पेपर के जरिए, टीवी चैनल्स के जरिए। तो आज मैं आवाज इंडिया के जरिए जन साधारण को भी एक महत्वपूर्ण संदेश देना चाहती हूँ कि आप लोग भी अंगदान का शपथ लीजिए, क्योंकि आपके जाने के बाद भी किसी एक व्यक्ति को या कई अनेक व्यक्तियों को आपके अंगदान से एक नई जिंदगी प्राप्त हो सकती है। तो आप जियो जिंदगी के बाद भी। इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थेसियोलॉजी नागपुर सिटी ब्रांच और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर की तरफ से एक सीएमई आयोजित किया है, जो ट्रॉमा के इस पे प्रकाश डालेंगे, और बहुत सारे अच्छे हमारे उम्दा जो एनेस्थेसियोलॉजी स्पीकर्स है वो उसके बारे में बात करेंगे। और हमारे यहाँ जीएमसी को अटैच ट्रॉमा केयर सेंटर है, जहाँ पे जो एक्सीडेंट, मास कैजुअलिटीज है, उसके लिए वहाँ पे एडमिट होते हैं। इंजरी से लेके रिहेबिलिटेशन तक की वहाँ पे सुविधाएं हैं अभी। और वहाँ पे अवयदान भी की सुविधा, यानी जो ब्रेन स्टेम डेड पेशेंट्स है उनके भी हमारा बहुत सारा योगदान रहता है एनेस्थेसियोलॉजिस्ट का। तो ये बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि इसमें बहुत ही बड़ा रोल रहता है एनेस्थेसियोलॉजिस्ट का। आज इस सीएमई में हमारे 150 से ज़्यादा डेलीगेट्स रजिस्टर हुए हैं, जिन्हें हम ट्रॉमा के बारे में लेटेस्ट नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए हमने कम से कम 23 से ज़्यादा फैकल्टीज़ फ्रॉम नागपुर, फ्रॉम पुणे, फ्रॉम मुंबई, हमने उन्हें यहाँ इनवाइट किया है ताकि वो उनका लेटेस्ट नॉलेज हमारे मेंबर्स के साथ शेयर कर सकें। इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थेसियोलॉजी जो हमारी संस्था है, ये ऐसे रेगुलरली ऐसे सीएमईज और वर्कशॉप अपने मेंबर्स के लिए, अपने एनेस्थेटिस्ट के लिए अरेंज करती है, ताकि हमारे मेंबर्स जो भी लेटेस्ट एडवांसमेंट है एनेस्थीसिया में, एनेस्थीसिया फील्ड में जो भी लेटेस्ट एडवांसमेंट है, वो उन्हें उसका ज्ञान प्राप्त हो और वो विद द टाइम चले। ये सब इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सब रिलेटेड रहता है पेशेंट सेफ्टी से।
तो जितना एनेस्थेटिस्ट वेल इक्विप्ड रहेगा, उनके पास लेटेस्ट मशीन्स रहेगी, लेटेस्ट नॉलेज रहेगा, उससे एनेस्थेशिया का जो सेफ्टी है वो बढ़ जाता है, पेशेंट सेफ्टी बढ़ जाता है। और जो आज का टॉपिक है ट्रॉमा एंड एनेस्थेसिया चैलेंजेस, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ होती है कोई भी इमरजेंसी रूम में किसी ऐसे पेशेंट को मैनेज करने के लिए। लेकिन अगर आपका एनेस्थेटिस्ट, आपके बाकी डॉक्टर्स, उन्हें पर्याप्त नॉलेज है, लेटेस्ट नॉलेज है, तो ये चीज़ें वो आसानी से और पेशेंट सेफ्टी देख के अच्छे से कर सकते हैं। तो मैं आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम यहाँ आके ये सीएमई कर सके। और मैं आज के हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर राज गजभिये सर, डीन जीएमसी नागपुर, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और आईएसए नेशनल के प्रेसिडेंट डॉक्टर जिगी दिवातिया सर, वो भी आज इस सीएमई और वर्कशॉप के लिए आए, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। ये ट्रॉमा केयर सेंटर 16-17 में ही शुरू हुआ था और शुरू होने के 1-2 साल बाद जैसे ही कोविड आया, उसमें हमारा ट्रॉमा केयर सेंटर जो था वो कोविड सेंटर में बदल दिया गया था। और हमने करीबन 2-2.5 साल कोविड के लिए काम किया है। और उस पीरियड में ट्रॉमा केयर सेंटर वाज ए कोविड सेंटर। पर जैसे ही कोविड ख़त्म हुआ, उसके बाद में फिर ट्रॉमा के पेशेंट्स बढ़ गए। कोविड के काल में ट्रॉमा के पेशेंट्स कम हो गए थे, लेकिन कोविड ख़त्म होने के बाद में ट्रॉमा के पेशेंट्स बढ़ गए। और अभी अगर देखा जाए तो अभी पॉली ट्रॉमा यानी मल्टीपल ट्रॉमास और एक ही पेशेंट्स को बहुत सारी जगह इंजरीज होना, ऐसे पेशेंट्स बढ़ रहे। तब हमने सोचा था कि डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थेसिया, जीएमसीएच नागपुर और आईएसए की तरफ से एक ऐसा कोई क्या बोलते हैं उसको, कॉन्फ्रेंस या सीएमई, जिसको कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन बोलते हैं, कि ऐसा किया जाए ताकि जो भी डॉक्टर्स नागपुर में या नागपुर के अराउंड है वो ट्रॉमा के पेशेंट्स को हाउ टू हैंडल करना सीखें। ये हैंडल हम पहले ही कर रहे थे, पर बीच में कोविड की वजह से हम थोड़ा सा डिस्ट्रप्शन आ गया था, तो और लोगों में उसके नॉलेज में, उसके केयर में इजाफा हो, इसलिए हमने ये एजुकेशन का ये रखा है। ट्रॉमा केयर सेंटर में वैसे ही जैसे कि मैडम ने बताया, वहाँ 60 बेडेड आईसीयूज है, ट्रायज है, जहाँ ये हम पेशेंट को एग्जाम करते हैं, उसके बाद में डिसाइड करते हैं कि इसको सिटी भेजा जाए, या अगर उसको इंजरी नहीं है तो फिर उसको आईसीयू भेजा जाए। और उसके बाद में अगर कुछ पेशेंट्स को लगता है कि उसका ऑपरेशन इमीडिएटली होना चाहिए, तो उसका एब्डोमिनल इंजरी, थोरेसिक इंजरी, इसके लिए ऑपरेट किया जाए और उसके बाद में फिर आईसीयू किया जाए। इस प्रकार की जो मोडालिटीज़ है, फैसिलिटीज़ है, उसको किस प्रकार यूज़ करें और यूज़ करते समय क्या क्या गाइडलाइन ध्यान में रखें, इसको ध्यान में रखते हुए हमने ये पूरा सीएमई अरेंज किया हुआ है। और इसके लिए हमने दिल्ली, मुंबई से और पुणे से जो ऑलरेडी ट्रॉमा केयर सेंटर में काम करते हैं, उनका एक्सपीरियंस है, उन लोगों को बुलाया है, ताकि इधर के जो डॉक्टर यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, नागपुर में जो काम कर रहे हैं, ट्रॉमा केयर सेंटर में जो काम कर रहे हैं, और इधर बाकी अस्पतालों में भी जो लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों को ये सीखना हो कि किस इक्विपमेंट का कैसे यूज़ किया जाए, चाहे उसमें वेंटिलेटर हो, इन्फ्यूजन पंप हो, एबीजी मशीन्स हो, सीटीज़ हो, या फिर बाकी इन्वेस्टिगेटिंग मोडालिटीज़ हो, इसका यूज़ कैसे करें और क्या क्या ध्यान रखें, सो दैट कि पेशेंट को हम बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड किया जा सके। इस तरीके से ये सीएमई अरेंज किया हुआ है। और मैं स्पेशली थैंक करता हूँ डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थेसिया, GMCH and ISA Nagpur City branch, along with the faculties who have come from Pune and Mumbai.
Trauma patients, they present unique challenges to the anesthesiologists, be it securing the airways or maintaining the hemodynamics or giving anesthesia to the critical patients of trauma. With the increasing number of trauma patients, it becomes utmost important for all of us to keep ourselves updated with the recent guidelines as well as the newer gadgets. This CME and workshop is a joint effort, and I thank the Department of Anesthesia, GMC Nagpur, and the Trauma Unit for joining hands with ISA NCB for this much needed CME and workshop. Since our National President of ISA, Dr. Divatia sir, is here with us today, I will take a few moments to highlight the activities of ISA Nagpur City Branch in the last 8 months. Well, we had 14 academic activities, out of which 4 were virtual. There were 4 non-academic activities on subjects like finances, fitness, cyber security, and sports. We had public awareness activities, like we had 3 public forums about anesthesia and the anesthesiologists. We had a handbook release, 3 articles were published in the newspaper regarding the role of anesthesiologists in and outside the OT, 1 radio interview, 1 TV program, 10 Facebook live interviews by our executive members. We had a walkathon rally about anesthesia awareness. We had 2 street plays, 1 video release, and 5 radio jingles, and many other programs. We had news coverage of good coverage of our other programs also. In CPR activities, I'm talking about only COLS, compression only life support for the lay public. We had 3 mega COLS activities. One was at Khasdar Sanskritik Mahotsav, which was attended by about 20,000 people. The other mega event was at Khasdar Krida Mahotsav, which was again attended by about 25,000 people. Then for women sports persons, we had one COLS activity, which was attended by about 2,000 people. We did COLS at park, school, central jail, mall, religious places like church, temple, Jain temple, mosque, everywhere. And we taught COLS to we gave demo in front of almost 60,000 people till date. Apart from that, we did BLS activity in many hospitals in Nagpur. Then we had 3 social outreach programs. Like we donated stationery bags and all at Unnati Sabhagraha. Then we attended surgical camps. We had a program at old age home Soham. And we had 1 member welfare activity, and our branch celebrates all the occasions. We celebrated Foundation Day, Ether Day, Environment Day, Women's Day, No Tobacco Day, and all other festivals. So we have kept a holistic view while planning all our activities. In this CME also, apart from good academic sessions, we have included some sessions on organ donation to sensitize everyone and emphasis about its need, as it is of great social significance. So I would like to thank all our esteemed guest faculties and our local luminaries who will enlighten us on the subject and make attending the sessions every bit worthwhile. Trauma care is a journey from injury to rehabilitation. Trauma Care Center was established in May 2016. It is a level 1 trauma center. It is 110 bedded hospital. Per day admissions are 20 to 30. There is 1 casualty. There are 3 ICU having 60 beds total, 4 operation theatres, 2 more operation theatres are in pipeline, 5 high dependency units, 1 general ward. Trauma care is equipped with CT scan machine, 2 USG machines, 1 DSA unit, 1 CD room, 47 ventilators, 2 ABG machines. Trauma Care Center has a separate dedicated staff from the Department of Anesthesiology.
general surgery, neurosurgery, orthopedic surgery, plastic surgery, oromaxillofacial surgery, emergency medicine, physiotherapy, and interventional radiologist. It is a matter of great pride to have super specialization of BM radiology from last year, that is 2023, with 2 students each year. Trauma Care Center is also a center for organ retrieval of brainstem dead patients. Till now, 11 brainstem dead patients have donated liver, kidney, and cornea and given life to much needed patients. There are many challenges to it, but we overcome under the able guidance of our respected Dean Sir, Raj Gajbhir Sir, and it will not be an exaggeration if I say that GMC is seeing its new era under his leadership. I will not miss without mentioning about Diwatiya sir that sir आप आए और हमारे CME में 4 चांद लगा दिए. Last but not the least, I offer my thanks and gratitude to the organizing team, ISA Nagpur City Branch and GMC Nagpur team for the hard work put up to make the CME a great success. Thank you. It's my immense pleasure and proud privilege to introduce respected President ISA National, Dr. J.V. Diwatiya sir, who is an institution in himself. Excellence is never an accident. It results from high intention, sincere efforts. It represents the wise choice, not the chance. And the best character cannot be developed with the case it's only through experience, clear vision, ambition, and hard work. And leaders, they aren't born, they are made. And the most powerful leadership tool you have, that your own personal example. So, Dr. J.V. Diwatiya sir is a professor and head Department of Anesthesiology, Critical Care and Pain at Tata Memorial Hospital, Mumbai. He is a former director of Homi Bhabha Cancer Hospital at Punjab. He has done postgraduate diploma in medical legal system from the Symbiosis Center of Healthcare, Pune in 2001. He has been honored with various posts. He is an editor-in-chief, Airway, then past editor-in-chief, IJA, then past president, Indian Society of Critical Care Medicine, past president, Society of Onco-Anesthesia and Perioperative Care, past president, All India Difficult Airway Association. He has 195 publications in national and international journal, and his presentations are in several international, national, and state conferences. Is it only Jiggy sir? या जिगीज दिवाटिया सर? We popularly known sir as Jiggy sir. सांगायला जरी सोपे, ऐकायला जरी सोपे. सांगायला जरी सोपे, ऐकायला जरी सोपे, जयकोश सुद्धा सोपा. पण अंगीकरण तेवढेच कठीण. आणील आचरण तयाचे, तया भेटी मोठेपणा. सर, दिस इज स्पेशली फॉर यू फ्रॉम मी. विशाल वृक्षच जणू. जिगी सर, विशाल वृक्षच जणू, ज्याच्या फांदीतनं सळसळतं ज्ञानाची पानं. ज्याच्या छायाखाली सौख्य लाभतं अज्ञानाच्या उन्हात नाहून निघाल्यांना. सर्वस्वी बादशाह ज्ञानाचा, स्वामित्व त्याचे वक्तृत्वावर. खरा संशोधक शास्त्रज्ञ, सूर्याचीही तेज बाहेर काढणारा. सामर्थ्य ज्याचे तत्वज्ञानाचे, उत्कृष्ट नेतृत्वाचे. उत्तुंग यशाचे, यथांग अनुभवाचे. उद्दिष्टांच्या वाटेवर ज्ञानाचा प्रकाश देण्याचे गुरूंचे. असे हे मोठेपण मनात आपल्या वसूया. असे हे मोठेपण मनात आपल्या वसूया. जीवन भवसागर तरायाला आज आपण त्यांना वंदूया. Presenting before you the Honorary President of ISA National, respected Dr. J.V. Diwatiya sir. Thank you. So I think that's and if you ask me, the branch, the ISA is a big structure. We've got 40,000, 45,000 members, and it is impossible for ISA National to do anything across the whole country with so many members. But the key unit of the ISA is the city branch, and the city branches must function very well. Of course, we have to do, we've got 5 P's which we are doing in this year, okay, as the goals of the ISA. One is patient safety, which is, of course, our goal. The other thing is professional excellence. So I think a CME like this contributes towards professional excellence and patient safety. Then the personal wellness after ourselves, our health, mental health, physical health, social health, all those sort of things that we are doing.
Uh, and then the last one is planet safety, right? So, and I think we had a essay competition this time for on climate change and the anesthesiologist. For we had 502 essays from all over the country. Many came from Nagpur. I think Dr. Gauriara ma'am also sent something. So, okay. And when we gave good prizes, so we had the age category below 35 remunerated well enough. And there's always a tussle between nursing homes and surgical owners and that sort of thing on what should be paid and not paid. And some city branches have actually done a great job in standardizing charges, in laying down minimum charges, in laying down at least a range of charges for various procedures. Sometimes they've had to actually, I won't say fight, but they've had to have very hard negotiations with the surgical colleague. I'm very proud to be in Nagpur, and I am also very proud that Maharashtra is doing so well in many sort of areas. Dr. Gauri Madam thanked me for being here, but I must actually start by apologizing for not being here at her installation when she had called me at that time. Due to some medical problem, I could not make it, but I could not refuse when she invited me this time. So thank you again very much for the invitation. So, and one of the things when we are talking about, we anesthesiologists must take care of each other and we must look after each other. Right? And one of the ways I think which we should all do is we should all become members of the ISA Family Benevolent Fund. We must all become members. Every time now and then we say, poor, such a young chap, he suddenly passed away, something happened. But we can do something concrete by becoming members of the FBF. We can at least help the family when when we are older like me, we hopefully saved money, we bought life insurance because life is going to come to an end at some stage. But when people are young, when they're 30, 35, you're not really thinking of that, right? So they may not have invested enough, they may not have made enough money, they may not have even got a proper insurance policy. But if we become members of FBF, at least there is some corpus which we can give to the family to sort of start off again. And I would appeal to everyone who's not a member. How many are members of ISA Family Benevolent Fund? Okay, very good. So, but I think we can do better, right? So we should all become members of the ISA Family Benevolent Fund. Okay. And lastly, I just want to say that we all do a great job as professionals. We all look after our patients. We all do great things. But I think at the end of the day, when we have these outreach programs and we have these social awareness programs, at the end of the day, I think we must inherently believe that we are doing a great job and we are great professionals and we must take pride in ourselves and pride in what we do. And then we can convey that to all our other colleagues and all our other professions. Yeah, so thank you very much again for having me here, and I'm sure we'll have a great CME. We've got great topics, great speakers, and I wish Nagpur City branch all the best, and maybe I hope to see many Nagpur City branch on the stage at the ISA National Conference in Patna to receive some awards and so on and so forth. But I can't say you will get it, but I hope you do. So please, and welcome all to Patna, November 22-24, November 20 to 24 for our national conference. Okay. Thank you. For me, it's a moment of pride to introduce our respected Dean, Dr. Raj Gajbeh sir. Sir does not need any word of introduction because he is the person who believes in action, not in words. Sir is alumni of GMCH and then done his masters from IGMC, masters in surgery from IGMC, and then after he has never stopped himself from acquiring newer and newer skills, and that makes him not only a great surgeon but also a most updated and passionate surgeon and teacher. Sir's passion for newer and advanced technology resulted in start of robotic surgery at GMCH and many more new surgeries at GMCH. Sir applies same vision for the anesthesia department also. He believes that surgery and anesthesia department has to grow together and go hand in hand. He always says, Madam, latest workstation purchase kara and department la advanced kara. As an administrator, our Dean sir is working day and night to change GMCH face and make this institute most advanced institute in Central India.
Sir, thank you very much for all your efforts being taken for the upliftment of JMC. If one word is given to describe sir's personality, so my word will be a Singham for Dean sir. I think everyone agrees to me. I welcome you all on behalf of Government Medical College Nagpur for this excellent CME and workshop which has been arranged by the Department of Anesthesia in collaboration with the Indian Society of Anesthesiologists of Nagpur City branch. The topic itself is very good, so that all the postgraduate students and all the faculties and all the delegates who have come here are going to have going to gain knowledge from it, and there are very experienced faculties which have come from Mumbai and Pune and from other places, and even the local faculties, the deliberations of which are going to update your knowledge and the challenges which the anesthetists face, especially in trauma. I am going to share 3 instances with you. I myself, being a surgeon, I know what challenges are there as far as the trauma is concerned. We see all such patients day and night, but then the most important challenge as far as anesthesia is concerned remains to be the surgeon. He himself is a big challenge for the anesthetist, because during trauma, the surgeon is hyper. He wants to take the patient as early as possible. I'll share 3 small incidences with you. When I was a postgraduate student, it was similar Sunday. आणि संडेला आपण सर्व म्हणजे असे मटण खाण्यामध्ये, असं संडे तो असा दिवस असतो. तर ही व्यक्ती एक गेली असेल कुठेतरी मटण आणायला. तर काटोल, इन्सिडन्स इज फ्रॉम काटोल. आणि ते 2 मटणचे दुकानदार ते त्या गिराईकाला आपल्याकडे घेत होते. यहाँ से लेके जाओ, यहाँ से लेके जाओ. आणि त्याच्यामध्ये त्यांच्यामध्ये बाचाबाची झाली त्या 2 दुकानदारांमध्ये. आणि ही स्टॅब्ड विथ दॅट कोयता टू दी अदर दुकानदार. And this fellow came from Katol. The intestines were then outside. The patient was bleeding, and then we have to take this patient immediately to the operation theatre. And you can imagine now how hemodynamically the patient is stable. He was not at all stable, and then huge amount of blood was transfused. Fortunately, we could save the patient. Another incident was at when I was assistant professor at IGMC, where there was a VCS stadium collapse, and then huge about 100 patients, they had come as mass casualty in IGMC. It must be at the year 93-94, something like that. And then we have to manage all these patients, and many of the patients we have to take at a single go in the operation theatres. All of the operation theatres we have converted in, like a trauma center. And you can imagine crush injuries, whatnot, abdominal trauma, chest trauma, and to manage such patients and giving anesthesia to such patient to save life of the patient. Really, it is certainly very much challenging. The third incident I can tell about a resident committing suicide in the MAD hostel, and she has cut her carotid. Can you imagine now how the patient must be bleeding, as she was a resident? And it was almost about 2-3 years back, 3-4 years back. And then the patient was shifted from the MAD hostel to the operation theatre. I told them, nothing doing. Take directly, don't change the clothes of the patient. You take the patient directly in the operation theatre.
and the anesthetist managed. I mean, the patient was pulseless and she was, and then we could anastomose the carotid artery. Fortunately, the patient survived. All these patients, they survived. But then you can imagine the challenges. How the pressure, the surgeon must be in pressure. And of course, the anesthetist has to perform in such particular patient. You can imagine what challenges the anesthetist also must be going through. So I congratulate the Department of Anesthesia of Government Medical College Nagpur and the Anesthesiologist Association of Nagpur City Chapter, who have arranged a CME and workshop on such important topic, and that too at GMC, because these are the where the postgraduate, huge number of postgraduates we have. The postgraduates are going to be benefited rather than arranging all these CMEs and workshop in a cozy atmosphere of a 5-star hotel. You have arranged it at institution like Government Medical College. I am once again thankful to you for taking this particular decision, and I once again welcome you, and once again thank the Department of Anesthesia and the Anesthesia Society Nagpur chapter for giving me this opportunity to share my few views with you. Thank you so much. On behalf of ISA Nagpur City Branch and Department of Anesthesiology, Government Medical College Nagpur, it is my honor and privilege to extend a vote of thanks. First and foremost, I would like to express our profound gratitude to respected Dr. Jigishu Diwatiya Sir, President ISA National, guest of honor of today's inauguration ceremony, and guest faculty for today's CME workshop, for gracing us with his presence and sharing his invaluable insights. Your expertise and inspiring words have significantly enhanced the value of this CME and workshop and motivated us to strive for excellence in the field of anesthesia. I would like to extend my sincere thanks to respected Dr. Raj Gajbhia Sir, Dean, Government Medical College Nagpur, guest of honor of today's inauguration ceremony, for his willingness to take time out of his busy schedule and to be with us today. Your encouraging words and your presence has made this workshop memorable and impactful. Thank you, sir. I extend my heartfelt gratitude to Department of Anesthesiology, GMC Nagpur, respected Dr. Megha Tajne ma'am, HOD Department of Anesthesia, and Dr. Vasudev Basagade sir, Professor, Anesthesia Trauma Unit, GMC Nagpur, for collaborating with ISA NCB for today's CME and workshop. Thank you, ma'am. Our heartfelt appreciation goes to all our esteemed guest faculties of today's CME and workshop, respected Dr. Balasaheb Bande sir, Dr. Dheeraj Bhandari sir, Dr. Gajanan Chauhan sir, Dr. Abdul Qureshi sir, Dr. Rupesh Bokade, and Mrs. Veena Wathode madam for sharing their knowledge and expertise. I would like to express my sincere thanks to all the faculties of today's CME and workshop from Nagpur for enlightening us with the valuable insights and experience. We are also very thankful to all the respected chairpersons and judges for their time and dedication. We are also thankful to the participants of the debate and moderators of the panel discussion. I thank Dr. C.M. Chams sir, GC ISA National West Zone, Dr. Sheetal Dalal madam, GC SAMS,
Dr. Manisha Shembekar, GC SAMS, past presidents and secretaries of ISA and CP, HODs of all the medical colleges, and all the senior members and my colleagues. We acknowledge the presence of MMC observer of today's CME and workshop, Dr. Ravi Gurbani sir, for his gracious presence. I would also like to extend a special thanks to program head of today's CME and workshop, Dr. Vrishali Ankalwar ma'am and her team for the meticulous planning and coordination of today's event. Our sincere appreciation goes to our sponsors of today's event, Allied Medical Limited, Schiller Healthcare, Vigon, and Bactiguard. Your generous support has been crucial in making this workshop a reality. We also acknowledge the efforts of the support staff of GMC, audiovisual team Yash, and everyone who worked tirelessly behind the scenes. Thanks to Rana Caterers for the food and GMC for the venue. I would like to thank MOCs of today's inaugural ceremony, Dr. Ketki Ramteki and Dr. Leena Ingre for the smooth execution of the ceremony.